Hello friends, today we are going to start a new chapter of our class 9th Science NCERT, that is the diversity in living organism. Chapter number 7. Okay, as the name suggests, diversity means the vastness, the different types of living organisms. Okay, so we have studied the criteria for an organism to be living. Okay, we have studied about cell, about tissue. Now on the basis of different organization of cell and tissue in the organism, we will divide them into different categories. Okay, so in diversity of living organism, let's start and first understand about the diversity and how to cope up with the study of these diversities. Each organism is different from other to a lesser or greater extent. जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एक ह्यूमन है, वो दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट है, ठीक है, किसी दूसरे एनिमल से डिफरेंट है, किसी प्लांट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. तो अगर हम एक ऑर्डर बनाएं कि किससे कम डिफरेंट है और किससे ज़्यादा डिफरेंट है, तो सबसे पहले सबसे कम डिफरेंट किससे है? अपने ही दूसरे ह्यूमन से, ह्यूमन. उससे ज़्यादा डिफरेंट किससे है? कोई दूसरे एनिमल से, लाइक डॉग. उससे ज़्यादा डिफरेंट किससे है? किसी दूसरे ग्रुप के एनिमल जैसे कि फिश. उससे ज़्यादा किससे डिफरेंट है? प्लांट. ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया. लेकिन किसी में डिफरेंस कम है, किसी में ज़्यादा है. जैसे कि एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से डिफरेंस बहुत हो सकता है. शेप, साइज, हाइट, लेंथ ऑफ ऑर्गन्स, टाइप ऑफ हेयर, आई कलर, स्किन कलर, लाखों तरह के डिफरेंस हो सकते हैं. पर जब इसे हम कंपेयर करेंगे किसी डॉग के साथ, तो रिलेटिवली एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से ज़्यादा लुक अलाइक होगा. अगर वैसे ही हम ह्यूमन और डॉग के कैरेक्टर देखें और फिर उसको कंपेयर करें फिश से, तो ह्यूमन और डॉग के बीच में कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे लेकिन फिश से अलग होंगे. जैसे कि ह्यूमन और डॉग दोनों टेरेस्ट्रियल है, लेकिन फिश एक्वेटिक है. ह्यूमन और डॉग के पास हाइंड लिम्ब, फोर लिम्स होते हैं. फिश में वही हाइंड लिम्ब, फोर लिम्स फिन्स में बदलते हैं. फिश गिल्स से रेस्पिरेशन करती है, ह्यूमन और डॉग लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं. और वहीं अगर हम ह्यूमन, डॉग, फिश का डिफरेंस देखें प्लांट के साथ, तो ये तीनों का एक कॉमन क्राइटेरिया ये होगा कि ये तीनों एनिमल्स हैं और प्लांट्स एक अलग ग्रुप ही है. तो ये दोनों के बीच फिर हम डिफरेंस देख सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट. मेरे और किसी दूसरे ह्यूमन के बीच डिफरेंस है, लेकिन कम डिफरेंस है एज कंपेयर टू किसी दूसरे और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से. और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस अर्थ पर प्रेजेंट जितने भी लाइफ फॉर्म हैं उसमें कॉमन एंसेस्ट्री निकाल सकता हूँ. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. जैसे कि जितने भी आप प्लांट्स देखें, एनिमल्स देखें, ये कभी ना कभी सिंगल सेल रहे होंगे. जब अर्थ में लाइफ की शुरुआत हुई होगी तब सबसे पहले एक सिंगल सेल बना होगा, उसी से इतनी सारी डाइवर्सिटी आई है. तो हर ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है, अब जैसे डाइवर्सिटी की बात की गई, विविधता मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो उसमें एक साइंटिस्ट हुए हैं रॉबर्ट मे. उन्होंने क्या एस्टिमेट लगाया कि पृथ्वी पर, अर्थ पर ऑलमोस्ट कितने स्पीसीज हो सकते हैं? 7 मिलियन, मतलब 70 लाख स्पीसीज. 7 to 8 और 10 रफली हम लेते हैं, 70 से 80 लाख स्पीसीज हैं अर्थ पर. और उसमें से हम कितना ढूंढ पाए हैं? 1.7 मिलियन आर रिकॉर्डेड मतलब इनका रिकॉर्ड हमारे पास है बुक्स में या डॉक्यूमेंट्रीज में. ठीक है, मतलब लेस देन 22% स्पीसीज हमने ढूंढा है. और अभी भी
70+% स्पीसीज ढूंढने बचे हैं। अब मान लीजिए जितना अभी हमने ढूंढना है 1.7 मिलियन ढूंढा है, मतलब अप्रॉक्स 17 लाख के करीब, 17 lakhs के करीब। तो अगर हमें उनके बीच में डिफरेंस, सिमिलैरिटीज, उनके कैरेक्टर्स है ना, उनके फंक्शंस, जितना भी कुछ जो भी हमको पढ़ना है, अगर वो हम एक एक कर कर पढ़े तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, मैं एक ऑर्गेनिज्म को लूँगा तो 1 घंटे या 1 दिन में तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के ऊपर पढ़ाई सालों से चल रही है, 200-300 सालों, उससे भी ज़्यादा, फिर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। वैसे ही अगर मैं कोई एक स्पीसीज पर पढ़ाई करूं सिर्फ, और सोचूं मैं 17 लाख 1.7 मिलियन स्पीसीज को मुझे पढ़ना है और मैं एक एक कर कर सबको अलग अलग पढ़ूं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और अच्छे से भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिसमैच हो सकता है, बहुत हौच पौच, ट्रैफिक जाम जैसा कंडीशन हो जाएगा, बहुत बेकार कंडीशन होगा। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, फिर उसका 2 ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस भी हमें पढ़ना है। तो मैंने 5-6 बुक एक ऑर्गेनिज्म पे लिखी, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म 5-6 बुक, और उसके हर पेजेस में फिर डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला डिड्यूस किया गया, एक मेथड डिड्यूस किया गया कि हम क्या करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले होंगे, मतलब सेम दिखने जैसे, सेम फंक्शन करने जैसे, सेम स्ट्रक्चर जैसे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक जगह रखेंगे और उनको ग्रुपिंग कर देंगे, दूसरे तरह के सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे। अब बजाय एक एक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के, हम वो ग्रुप का ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे, तो हमको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप का नाम लिखता हूं मैमल्स। आपने सुना होगा, मैमल्स वो होते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड रखते हैं। क्या रखते हैं? एक सिंपल फीचर है इनका, बेसिक और सिंपल, कि मेमोरी ग्लैंड। ऐसे एनिमल्स जो कि मेमोरी ग्लैंड रखते होंगे, मतलब जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, मिल्क ब्रेस्ट से मिल्क फीडिंग कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे में इन ऑर्गेनिजम्स में मेमोरी ग्लैंड होगा और हेयर होगा बॉडी पे। तो अब इस मैमल्स, अब मैंने एक ग्रुप बना दिया, तो जो भी एनिमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होंगे वो इससे बाहर हो जाएंगे, जैसे कि बर्ड्स, स्नेक्स, ठीक है, फिशेज, ये सब बाहर हो जाएंगे। मैमल्स में एक छोटा सा ग्रुप मैंने बना दिया, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ह्यूमन है, मंकी है, ठीक है, और फिर इसमें व्हेल हो सकते हैं, इसमें और भी बहुत है, टाइगर, डॉग, ठीक है, ये हो गया। ये सब मेमोरी ग्लैंड्स इनके पास होता है, तो ये मैमल्स में है। इनके पास हेयर भी होता है बॉडी पे। तो मैंने एक ग्रुपिंग कर दिया। अगर मैं यही ह्यूमन के सब कैरेक्टर्स अलग पढ़ता, मंकी के अलग पढ़ता, तो इट वुड बी अ ट्रबलसम प्रोसेस। लेकिन मैंने क्या किया, सबके कैरेक्टरिस्टिक देखे और सबको एक ग्रुप में डाल दिया, तो पढ़ाई करने में, डिफ्रेंशिएशन में या कैरेक्टर्स समझने में हमें आसानी होगी। अब इसके लिए क्या जरूरी, मैंने एक शब्द प्रयोग किया या यूज में लाया, कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक। हमें कैरेक्टर पता होना चाहिए। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टर से हमको किसी भी कैटेगरी या ग्रुप को बनाना है। जैसे मैंने मैमल ग्रुप किस कैरेक्टर पे बनाया, मेमोरी ग्लैंड के कैरेक्टर पे, वैसे ही जो भी कैरेक्टर मैं चूज करूंगा उससे एक ग्रुप बनता है। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या जरूरी हुआ, कैरेक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर्ड कैटेगरी। अब मेरे को एक कैटेगरी बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मेरे को कैरेक्टर चाहिए। एक बार अगर मैंने कैरेक्टर डिसाइड कर लिया, ठीक है, अब उस कैरेक्टर को बेसिस बनाकर मैं ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करूंगा, उस कैरेक्टर के बेसिस पे सिमिलैरिटी ढूंढूंगा। इससे क्या होगा, मेरे को डिफरेंट कैटेगरीज बनाने में मदद मिलेंगी, और फिर उससे हम डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप बना सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अब
ये यही इस लाइन में लिखा है कि वंस वी डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म विच विल अलाउ अस टू पुट देम इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी एंड देन स्टडी डिफरेंट क्लासेस ऑफ ग्रुप एज अ होल। किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की तकलीफ हमें नहीं होगी, हमको वो ग्रुप एज अ होल पढ़ना है। ठीक है, तो टू मेक रेलेवेंट ग्रुप टू स्टडी द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंस। अब ऐसे नहीं कि जो मेरे मन में आए मैं वो कैरेक्टर ले लूँ, ठीक है, डिसाइड कर लूँ। मुझे ऐसा कैरेक्टर ढूंढना होगा जो ज़्यादा बेसिक हो, ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंस रखता हो। अगर मैं कुछ भी कैरेक्टर्स ले लूँ जैसे प्रेजेंस ऑफ आई, तो इसमें क्या होगा, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेज ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कोई और कैरेक्टर ले लिया प्रेजेंस ऑफ ईयर, तो ये कैरेक्टर तो है पर फंडामेंटल नहीं, इससे ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस नहीं हो पाता है। इससे बहुत ज़्यादा एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे कि फिशेस का अलग ग्रुप हमने बनाया है, रेप्टाइल्स का अलग ग्रुप बनाया है, बर्ड्स का अलग ग्रुप बनाया है, मैमल्स का अलग ग्रुप बनाया है, एनिमल्स का अलग ग्रुप है, प्लांट्स का अलग ग्रुप है। अब मैं अगर ऐसे कैरेक्टर को फंडामेंटल बना दूं जो एनिमल और प्लांट्स दोनों में एक है, जैसे कि आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि एनिमल और प्लांट्स में कैरेक्टर एक सेम हो सकता है, यूकारियोटिक सेल। रिमेंबर मैंने आपको पढ़ाया है यूकारियोटिक सेल, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या कॉमन है, यूकारियोटिक सेल। अगर मैं वैसा उस कैरेक्टर को बना दूं तो फिर प्लांट एनिमल एक हो जाएंगे, ठीक है। वो कैरेक्टर है फंडामेंटल में है, पर हमें और मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो डिवाइड कर सके। उसके बाद हम जो मैंने कैरेक्टर्स पहले बताए वो भी हैं, पर वो बड़े ग्रुप्स नहीं बनाते, वो स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे मैमल्स के अंदर ही, इसको एग्जांपल समझने के लिए हम ये ले लेते हैं कि मैमल्स के अंदर ही मेमोरी ग्लैंड है तो सब मैमल्स हो गए, पर इसमें भी ह्यूमन अलग स्पीशीज़ है, मंकी अलग है, वेल अलग है, टाइगर अलग है, डॉग अलग है। तो मतलब जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो इस ग्रुप को बनाता है मैमल, वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड और प्रेजेंस ऑफ हेयर। बट छोटे छोटे ग्रुप्स और बनाने के लिए, जैसे ह्यूमन का एक ग्रुप अलग होगा, मंकी का ग्रुप अलग होगा, टाइगर का ग्रुप अलग होगा, वेल का ग्रुप अलग होगा, डॉग का अलग होगा, तो वो छोटे ग्रुप बनाने के लिए मुझे लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो ज़्यादा फंडामेंटल ना हो उनको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे एक दीवार बनानी है, वॉल, तो उसमें जो नीचे के हैं पत्थर, जो नीचे के हैं ब्रिक्स हैं, वो ज़्यादा फंडामेंटल, ज़्यादा ब्रॉड, ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, तभी तो वो वॉल को सपोर्ट रहेगा। और जो ऊपर के लेयर हैं वॉल के, उसमें छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो एक स्टेडी वॉल बनेगी। बट मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, मैं छोटे पत्थर नीचे रखूं और बड़े पत्थर ऊपर रखूं, तो सिचुएशन ट्रबलसम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो छोटे पत्थर नीचे रह जाएंगे तो वो बैलेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो वॉल अच्छे से स्टेडी और स्मूथ नहीं रहेगी। इसीलिए अगर मेरे को कोई ग्रुप बनाना है, रिलेवेंट ग्रुप बनाना है टू स्टडी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अच्छे और फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उसको मुझे ब्रॉड, एकदम बेसिक रखना होगा। और उसके बाद क्या होगा, स्मॉलर छोटे छोटे ग्रुप बनाने के लिए मुझे लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर चाहिए होंगे, ठीक है। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म को देखा, फिर उसको किसी ग्रुप में रखा, क्लासीफाई किया, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन का बेसिस है कैरेक्टर, ग्रुपिंग करना, कैरेक्टराइजेशन करना। कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्या है, पर्टिकुलर फीचर। जैसे मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है कि मैं बाईपेडल लोकोमोशन करता हूँ, दो पैर से चलता हूँ, ऑटोट्रॉप नहीं हूँ मैं, हेट्रोट्रॉप हूँ, मीन्स आई कांट प्रिपेयर माई ओन फूड। तो मेरे अलग अलग ऐसे कैरेक्टर हैं, मैं एनिमल हूँ इसीलिए मैं हेट्रोट्रॉप हूँ, तो मैं एनिमल हूँ, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर इज अ पर्टिकुलर फीचर या मेरा कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। सम कैरेक्टरिस्टिक जो यूज होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, जो हम पढ़ भी चुके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, हमने पढ़ा है ऐसे सेल जो कि न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट ना हो, ठीक है, सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही हो, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल।
और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, उसको क्या बोलते हैं? यूकारियोटिक सेल और ऑर्गेनिज्म। और एक और हमने फीचर पढ़ा है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल का ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल सेल का तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल का ऑर्गेनिज्म हो तो मल्टी सेलुलर। फिर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि किस प्रकार आप अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। दैट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खुद फूड सिंथेसिस करते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स जो कि अपना फूड सिंथेसिस नहीं करते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? जो खुद अपना फूड सिंथेसिस करें, ऑटोट्रॉप्स पर। अब क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ा, इसका बेसिस पढ़ा कि जो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं उनसे हम ब्रॉड ग्रुप, बड़े ग्रुप बनाते हैं, और जो लेस फंडामेंटल होते हैं उससे स्मॉलर ग्रुप्स बनते जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन क्या है, दोनों का लिंक क्या है दोनों के बीच? देखो, कैरेक्टरिस्टिक केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर आर मोर बेसिक देन कैरेक्टर दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। देखते हैं, चलो। इसमें है क्लासिफिकेशन मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक ग्रुप में रखना, क्लासिफिकेशन करना। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि मुझे क्लासीफाई करना है, मुझे मेरे स्कूल में टीचर ने क्लासीफाई किया ग्रुप नंबर बी में। मतलब मान लीजिए 2 सेक्शन है स्कूल में, ए बी। मुझे टीचर ने देखा कि मैं अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे बी सेक्शन में डाल दिया। तो ये मेरा कैरेक्टर हुआ। अब कोई एक स्टूडेंट है जो अच्छा पढ़ रहा है, तो उसे किस में डालेगा? ए सेक्शन में। अगर उस सेक्शन को, उस ग्रुप को बनाया गया है अच्छे पढ़ने वाले और अच्छे न पढ़ने वाले के बेसिस पे, तो एक कैरेक्टर हो गया। उस कैरेक्टर के बेसिस पे बच्चों को डिवाइड करके इस ग्रुप में डालेगा। वैसे ही तो उसने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। किसके बेसिस पे? कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो कैरेक्टरिस्टिक जो पहले आए हैं, मान लीजिए जब लाइफ की अर्थ पर शुरुआत हुई हो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या आया होगा? सेल में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आया होगा कौन सा? कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक पहले आए हैं, प्रिमिटिव है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड यूकैरियोटिक मीन्स एडवांस। तो प्रोकैरियोटिक पहले आए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर आर मोर बेसिक देन कैरेक्टर्स दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। अब कैरेक्टरिस्टिक जो बाद में आए हैं वो दूसरे हैं। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक तो आया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाला कि भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो उससे डिवाइड हो गए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बेसिस पे। अब मान लीजिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप, ये कैरेक्टर बाद में आया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ? अब ये बाद में आए तो ये ज़्यादा बेसिक नहीं है। इसीलिए अगर हम डिवीजन करते हैं तो हम पहले ये नहीं करते हैं कि ये ऑटोट्रॉप है, ये हेट्रोट्रॉप है, इसको बांट दो ग्रुप में। ये गलत है। हमें पहले करना है कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। ठीक है, इसका मतलब कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म है वो क्लोजली रिलेटेड है इवोल्यूशन से। कैसे रिलेटेड है? इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन है चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। मतलब इवोल्यूशन किसी एक स्पीसीज का, किसी एक ऑर्गेनिज्म का क्या करना कि पहले वो एक कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर के साथ आया। ठीक है, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स उसके पास थे। अब क्या हुआ? जो उसे उसके पेरेंट्स से मिलोगे, ऑब्वियसली पेरेंट्स से ही कैरेक्टर्स आते हैं जो कि हेरिटेबल होते हैं। पेरेंट्स से हेरिटेबल कैरेक्टर्स आते हैं। अब हेरिटेबल कैरेक्टर का मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में जा सके। जैसे किसी के फादर अच्छा स्विमिंग करते हैं, तो इससे ज़रूरी ये नहीं कि उसका बच्चा अच्छा स्विमिंग करे, पर किसी के फादर का हेयर ब्लैक है तो हो सकता है कि उसके बच्चे का हेयर भी ब्लैक हो, जो कि हेरिटेबल कैरेक्टर है। ठीक है, स्विमिंग हेरिटेबल कैरेक्टर नहीं है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो हम अपने जीवन में सीखते हैं लाइफ में। लेकिन ऐसे कैरेक्टर जो जेनेटिक होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं। तो इसी का चेंज सक्सेसिव जनरेशन में, जैसे कोई एक कैरेक्टर है सपोज एक्स, वो धीरे धीरे पास होता है फादर से सन, उसके बाद उसके सन में, फिर ऐसे कर करके सक्सेसिव जनरेशन पास होता है और उसमें धीरे धीरे चेंज आता है, तो एक नया स्पीसीज बन जाता है। जैसे सबसे पहले एनिमल्स में मान लीजिए इवोल्यूशन से बने फिश,
फिश से इवॉल्व होके बने रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से इवॉल्व होके बने बर्ड और मैमल्स। तो हम फिश से आए हैं, फिश से। सोचिए इतना लंबा प्रोसेस है इवोल्यूशन। फिश में कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो उसके पेरेंट्स से उसको मिले होंगे, और वो धीरे धीरे पेरेंट्स से सन में गया, सन से ग्रैंडसन में गया, फिर उसके आगे जाते गया, धीरे धीरे उसमें चेंज आता गया। तो फिश से बने रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। तो यही है इवोल्यूशन, चेंज होता है कैरेक्टर में और एक नया ऑर्गेनिज्म या नया स्पीसीज फॉर्म होता है। सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, और उनका एक बुक था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और ये किस ईयर में उन्होंने पब्लिश किया था? 1859 में। तो क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन में समानता ये हो गई कि कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन में जो होते हैं वो जो पहले आए वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। इवोल्यूशन में भी जो पहले आए उसे हम ज़्यादा बेसिक मानते हैं, और फिर उनके टर्म्स पर हम कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, और उसके बाद कैरेक्टराइजेशन कर कर नए ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, एडवांस ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के टाइप्स, फिर पढ़ेंगे किंगडम, स्पीशीज, फाइलम, डिवीजन, ये सब, और उसके बाद अलग अलग किंगडम्स के बारे में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।